नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गडकरी की अध्यक्षता में सड़क नेटवर्क विस्तार पर बड़ा फैसला। 7,000 करोड़ पर बनी सहमति। कुंभ से पहले उत्तराखंड में सड़क संपर्क होगा मजबूत। 4 जुलाई से फिर जन जन की सरकार अभियान। 15 दिन लगेंगे समाधान शिविर। अधिकारी पहुंचेंगे लोगों के द्वार। कल से खत्म हो जाएगा उत्तराखंड मदरसा बोर्ड। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण संभालेगा जिम्मेदारी। अल्मोड़ा में सड़क हादसा। लमगड़ा में गहरी खाई में गिरी कार। 4 की मौत, 2 लोग गंभीर तौर पर घायल। बचाव दल ने किया रेस्क्यू। और उत्तराखंड में मानसून की एंट्री। देहरादून में तेज बारिश। 3 के लिए भारी बारिश की चेतावनी। कल से तेज होगा दौर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर रहे। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तराखंड की लगभग 7,000 करोड़ लागत वाली विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर सहमति बनी है। इस बैठक में एनएचओ के अंतर्गत 5 प्रमुख सड़क परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों के स्परमार्गों के माध्यम से संपर्क विस्तार सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी देने पर सहमति बनी। ये परियोजनाएं हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ 2027 के दौरान श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही, सड़क संपर्क, पर्यटन, सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों और दूरस्थ इलाकों के विकास को नई गति देगी। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। विभिन्न परियोजनाओं पर सकारात्मक आश्वासन के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया गया है। लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आज माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी, हमारे माननीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन आदरणीय अजय टम्टा जी की उपस्थिति में भारत सरकार ने 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। मैं सबसे पहले माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय अजय टम्टा जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत सारे प्रोजेक्ट राज्य के अंदर चल रहे हैं जो राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर बना रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही जो है देहरादून, हरिद्वार और दिल्ली को जोड़ने वाला जो एक्सप्रेस वे है उसका शुभारंभ हो गया। उसके शुभारंभ होने के बाद दिल्ली और देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में तय हो रही है। बड़ा फुटफॉल बढ़ा है, लोगों के लिए आवागमन बड़ा आसान हुआ है। मैं उसके लिए भी भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, सड़क परिवहन मंत्री जी का, राज्य मंत्री जी का, सबका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ 4 धाम ऑल वेदर रोडें भी तेजी से चल रही हैं, तेजी से उनका काम चल रहा है। उत्तराखंड में बुधवार 1 जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। राज्य में अब मदरसा बोर्ड का अध्याय समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा। नई व्यवस्था के तहत मदरसों को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। वहीं धार्मिक शिक्षा पहले की तरह ही लगातार जारी रहेगी, लेकिन इसे नियमित स्कूल समय के बाद अलग से संचालित किया जाएगा, जबकि औपचारिक पढ़ाई पूरे तरीके से राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगी। पूर्व मदरसा के बोर्ड अध्यक्ष शमून कासमी का इस पर कहना है कि इस बदलाव से मदरसों के विद्यार्थियों को भी अन्य स्कूलों के स्टूडेंट्स की तरह मान्यता प्राप्त शिक्षा मिलेगी।
उत्तराखंड सरकार 4 जुलाई से एक बार फिर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 15 दिनों तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर ही लोगों की शिकायतें सुनकर उनका निस्तारण करेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना है। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में सरकार अच्छे काम कर रही है। राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने सरकार के निर्णय का समर्थन किया और इसे शिक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कदम अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समाज की शिक्षा व्यवस्था को राज्य की मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के साथ ही समन्वय स्थापित करने की दिशा में उठाया गया है। जांच के दौरान ऐसे कई मदरसे सामने आए जहां कोई स्टूडेंट्स नहीं था, जबकि कई मदरसों में केवल 5 से 7 बच्चे ही पढ़ रहे थे। ये अच्छा है। अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुसलमानों की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको बाकी की शिक्षा व्यवस्था के साथ समन्वय की दृष्टि से ये एक अच्छा कदम है। अभी तक अनेक मदरसे ऐसे थे जो मदरसे थे उनमें कोई पढ़ने वाला नहीं था, 30-40 की संख्या ऐसी निकल कर आई है। ऐसे भी मदरसे अनेक जिसमें 5-7 बच्चे ही हैं। तो इस प्रकार से उसका ठीक प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो, वो यहाँ के बोर्ड से जुड़े, यहाँ की व्यवस्था से जुड़े और मुसलमान बच्चों का भी ठीक प्रकार से शैक्षणिक उन्नयन हो, इस दृष्टि से ये व्यवस्था की गई है। रानीखेत में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तराखंड श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश पंत ने कहा कि वो लगातार विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करके लोगों की समस्याएं सुन रहे। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र की जनता, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग ये चाहते हैं कि भाजपा उन्हें 2027 विधानसभा चुनाव में रानीखेत से उम्मीदवार बनाए। कैलाश पंत ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। कैलाश पंत को टिकट मिलना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता कह रही है। आप अपना सर्वे भी कीजिए चैनल के माध्यम से और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो जनता के समर्थन से। देखो, मैं एक पूर्णकालिक भाजपा का कार्यकर्ता हूं और यदि जनता मेरे को जो है अपना आशीर्वाद देती है तो निश्चित तौर पर जो क्षेत्र की समस्याएं, जो छोटी समस्याएं, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं विद्यालय की समस्या है, कहीं अस्पताल की समस्या है, युवाओं की समस्या है, मैं इन सभी समस्याओं का जो है बिल्कुल ऐसा निस्तारण करूंगा कि जनता को लगेगा कि आज हमारा वोट एक सही प्रत्याशी को हमने दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि पार्टी में योग्य, समर्पित और संगठन के लिए लगातार काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा टिकट या किसी भी प्रकार की दावेदारी को लेकर सार्वजनिक मंचों या सोशल मीडिया पर बयानबाजी करना पार्टी की अनुशासन व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। अगर किसी कार्यकर्ता की कोई इच्छा, दावेदारी या सुझाव है तो वो उसे संगठन के सामने निर्धारित मंच और उचित समय पर रख सकता है। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि चुनावी महत्वाकांक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वाभाविक है, लेकिन उसके प्रकटीकरण की एक तय प्रक्रिया है और समय होता है। टिकट की दावेदारी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही सबको अपनाना है। आज के सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति अपनी दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा तो पार्टी में अनुशासनहीनता की दायरे में उसको हम लोग ले रहे हैं। इसलिए मैंने कल इस बात का ईश्वर रूप से विज्ञप्ति जारी करके बयान जारी किया है और जिनको भी दावेदारी व्यक्त करनी है वो जिलाध्यक्ष को बारे में जिलाध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करें। प्रदेश की जो हमारी टीम है, अध्यक्ष है, महामंत्री, हमारा की बात को रखे। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति दावेदारी व्यक्त नहीं करेगा, ना सोशल मीडिया में कोई अपने आप को दावेदार बताएगा।
मॉनसून से पहले गड्ढा मुक्त सड़कों के सरकारी दावों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि बदहाल सड़कें और अधूरे विकास कार्य सरकार की विफलता को उजागर करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अंडरग्राउंड बिजली लाइन के नाम पर वर्षों से सड़कें खोदी गईं, लेकिन बारिश के दौरान कई इलाकों में अब भी बिजली आपूर्ति बाधित है। प्रतिमा सिंह ने कहा कि कई क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण भी अधूरा पड़ा हुआ, जिससे मानसून में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल सरकार की विफलता के नजरिए से देखेगी। और आपने जिस पाइपलाइन की बात करी उसका उदाहरण है, आपको एक प्रत्यक्ष बताऊं कि पिछले 4.5 सालों से ड्रामा चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है वो अंडरग्राउंड होंगी और उनको नीचे बिछाया जाएगा। उसके नाम पर हर गली की सड़कें जो है खोद डाली गई, लेकिन 2 घंटे की बारिश में जैसे ही बारिश शुरू होती है लाइट चली जाती है हर क्षेत्र में, हर गलियों में। तो कहाँ बिछी है अंडरलाइन जो है पाइप है? ये कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार का एक नमूना है। कांग्रेस तो ये कह रही है, अब तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि सड़कों की हालत खस्ता है। पिछले आपदा में जो पुल टूटे वो अब तक बनाने के लिए सरकार जो है नहीं बना पाई। उनको टेंडर होने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी, गामा जी का वीडियो सबके समक्ष है, मसूरी विधानसभा में मालदेवता में उन्होंने अपनी ही सरकार की पोल खोलने की कार्य किया है। तो विपक्ष तो कह रहा है, जनता कह रही है, अब तो अंदर खाने से भी आवाजें आ रही है कि विकास कुछ नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनी है और मानसून में जनता को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के नए नियमों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। शादाब शम्स उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। अवैध कब्जों की पहचान और कार्रवाई पर जोर दिया गया है और रिकॉर्ड का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। शादाब का ये कहना है कि इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को एक समान नियामक ढांचे में लाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई है। सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया। मदरसा बोर्ड मुस्लिम मदरसों के बच्चों के लिए भी नासूर बन गया था। वो डिग्री जिसकी समकक्षता नहीं थी, वो डिग्री जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्या कोई माँ बाप ऐसे बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे जिसकी समकक्षता ना हो, और वो 8th कर ले 9th में कहीं एडमिशन ना मिले, 10th कर ले तो 11th में कहीं एडमिशन ना मिले? ये बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ था। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर बच्चों को, जो मदरसे के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था। और ये 1 नेशन 1 एजुकेशन, यानी कि अब हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, उस तरफ बढ़ते हुए युवा मुख्यमंत्री ने मजबूत कदम उठाया है। और मैं ये कहता हूं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ अब मुस्लिम बच्चों को भी सब कुछ पढ़ने का अवसर मिलेगा। अब एक तरफ जहां वो हाफिज कुरान बनेंगे, वहां दूसरी तरफ वो उत्तराखंड शिक्षा परिषद, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसके बोर्ड को भी पढ़ेंगे। और वो जब कुरान को पढ़ेंगे, हदीसों को पढ़ेंगे, तो मोहम्मद साहब को, खुदा को जानेंगे और उनके समझकर उनको ये एहसास होगा कि कितना बड़ा किरदार मोहम्मद साहब का था। लेकिन जब वो उत्तराखंड का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे तो वो वहां श्री राम को समझेंगे, श्री कृष्ण को जानेंगे, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर को समझेंगे, बाबा नानक देव को जानेंगे और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझते हुए देश के संविधान और लोकतंत्र को समझेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। भीम आर्मी प्रमुख और चंद्रशेखर आजाद के उत्तराखंड दौरे को लेकर सोमवार को लच्छीवाला टोल प्लाजा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भारी सुरक्षा में पुलिस बल तैनात रहा और आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी गई।
चंद्रशेखर आजाद टिहरी जिले में केतनलाल के परिजनों से मिलने के लिए उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। इससे पहले उनके इसी उद्देश्य से हुए दौरे के दौरान हरिद्वार में पुलिस ने उन्हें और उमेश कुमार शर्मा को रोककर वापस लौटा दिया था। उसी के बाद उन्होंने 30 जून को दोबारा से केतनलाल के परिवार से मिलने की घोषणा की थी, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आया है। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान पति की ओर से छोड़ दिए जाने का आरोप लगाने वाली एक महिला भटकते हुए रामनगर पहुंची। खुद को अल्मोड़ा निवासी बीना देवी बताने वाली ये महिला, जिसने ये दावा किया कि उसका पति उसे हरिद्वार ले गया और स्नान के दौरान बिना बताए वहां से चला गया। हरिद्वार पुलिस की मदद से महिला को रोडवेज बस से रामनगर भेजा गया, जहां भारतीय जनता पार्टी की नेता भावना भट्ट और स्थानीय पुलिस ने उन्हें सहारा दिया है। पुलिस महिला के परिजनों की तलाश कर रही है। वहीं भाजपा नेता ने कहा कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे को पति मेरे को छोड़ के हरिद्वार छोड़ गो हरिद्वार मेरे को वो गंगा जी नहाने ले गया। ये कहा मेरे से तू ना क्या मैं यही हूँ। फिर गायब हो गया, फिर गायब हो गया है, फिर लापता है वो। महिला मिली है, मैं इकबाल जी का धन्यवाद करूंगी। ये महिला यहाँ पर भटक रही होगी तो उन्होंने पूछा कहाँ से हो, ये बोली मैं पहाड़ की, मेरे पति ने छोड़ दिया। तो उसके बाद इकबाल जी ने मुझे कॉल किया कि भट्ट जी ऐसी बात हो गई है, एक महिला है। मैंने कोई बात नहीं, मैं वहाँ आती हूँ, आप इसे यहीं रोको। मैं आकर के इनसे अब पूछने लगी तो इन्होंने अपना नाम मुझे बीना तिवारी बताया, पति का नाम बालादत्त तिवारी बताया, लेकिन ये हमारे शीतला खेत की रहने वाली है। लेकिन वो पति इन्हें धोखे से हरिद्वार ले गया, बोला गंगा जी नहला के लाता हूँ। और इसका जो कहना है, जो अपने मुँह से खुद हमें बता रही है, लेकिन उसके बाद इन्हें गंगा जी में बोले नहाते हुए तू यहाँ पर नहा और मैं अभी आता हूँ। जैसी वो नहाने लगी और वो खुद गायब हो गया। आज तक ये लौट के नहीं आई। से पता नहीं 10-15 दिन कितने दिन हरिद्वार में हो गए। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करूँगी, हरिद्वार की पुलिस का। उन्होंने जब इनसे पूछा है, पूछने के बाद इन्हें बताया, उन्होंने रोडवेज में बिठा के रामनगर भेज दी। यहाँ रामनगर उतरने पर हमारे इकबाल भाई मिले, उन्होंने मुझे डायरेक्ट सूचना दी कि एक महिला ऐसे यहाँ पर है। तो मैं आकर के उससे पूछा, तो मैंने इसीलिए आप पत्रकार लोगों को सूचना दी ताकि इसके घर का पता मिले। और मैं इसकी शिकायत पुलिस कंप्लेंट भी कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें सूचना दूंगी तो ताकि ये सुरक्षित अपने घर पहुँच जाए, ये महिला अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर पहुँच जाए। और अच्छी खासी महिला है। इस तरीके से प्रताड़ित करने वाले पतियों पर तो कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए और निश्चित होनी चाहिए। अल्मोड़ा के लमगड़ा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। बेगनिया गांव की ओर जा रही एक कार अचानक से अनियंत्रित होकर सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की टीम ने राहत और बचाव अभियान चलाया। दुर्घटना में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से हल्द्वानी लाया गया। शुरुआती उपचार करने के बाद दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्राप्त अल्मोड़ा डीडीएमओ के माध्यम से और एडीएम सब के माध्यम से कि एक लमगड़ा में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं, कुछ लोग की मृत्यु हो गई है, जिसमें हमने तत्काल एफटीआई में अपना बेस बनाते हुए यहाँ पर कोई एम्बुलेंसेस खड़ी की गई और फायर एम्बुलेंसेस खड़ी गई। इसके माध्यम से यहाँ पर उतरने के उपरांत इनको कृष्णा हॉस्पिटल को इनके उपचार के लिए भेज दिया गया है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी बिजली चमकने और तेज दौर की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। तेज बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
मानसून ने मंगलवार को उत्तराखंड में दस्तक दे दी। सुबह से ही हरिद्वार को छोड़कर राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि मानसून ने दिन के समय उत्तराखंड में प्रवेश किया। उन्होंने बताया कि मानसून ने उत्तर पूर्व दिशा से राज्य में एंट्री की। देहरादून में सुबह से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही और वहां नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ में देर रात से बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए पूरे उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। विभाग ने पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। आरएसएस को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर संत समाज ने समर्थन जताया है। अखाड़ा परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी और मीडिया संयोजक करौली शंकर महाराज ने ये कहा कि किसी भी बड़े संगठन के विस्तार के साथ कुछ कमी आना स्वाभाविक है और समय समय पर आत्ममंथन और सुधार जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय का बयान संगठन की आलोचना नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाने की भावना से दिया गया है। कैलाश जी ने अपनी पारिवारिक भावना से कोई बयान दिया है, वो कोई द्वेषवश नहीं है, कोई इस वजह से नहीं दिया है कि कोई किसी से कोई आपत्ति है। लेकिन हाँ, घर परिवार में अगर कोई कमी आती है तो घर परिवार के लोग ही उस बात को उठाते हैं और उसको सुधार का प्रयास करते हैं। तो कैलाश जी ने जो बात कही है वो पारिवारिक भावना से कही है। अब कुछ अधिकारी हैं, देखिए अधिकारियों का तो कहना ही क्या है, कोई भी अधिकारी हो वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, ठीक है ना, अपना चाहता है कि हमारा आराम से हमारा नौकरी हमारी चलती रहे। उसके लिए कहीं न कहीं तो सहारा लेता ही आदमी, हर व्यक्ति सहारा लेता है, तो वो भी सहारा लेते हैं तो कोई इसमें आपत्ति नहीं। जब भी किसी परिवार का बड़ा विस्तार होता है तो उसमें बुराइयां आती हैं, अच्छाइयां भी आती हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, उसके बाद संघ के स्वयंसेवक भी राज्य के भोग का उपभोग करने लग गए हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानव जीवन का स्वभाव है। अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग समाज में हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपना नैतिक जीवन जो है त्याग और तपस्या से जिया है। लेकिन वर्तमान की जो पीढ़ी है, क्योंकि भौतिकता की चकाचौंध से वो वंचित नहीं रह सकते और उसी में उनका जन्म हुआ है, इसलिए कुछ कुरीतियां इसमें आई हैं। और कैलाश जी ने जैसा कहा है वो बिल्कुल सही है और उनका कहने का भाव यही है कि जो भी इस प्रकार के कार्यकर्ता कर्म कर रहे हैं जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर बदनाम हो रहा है तो उनको अपने आचरण और व्यवहार में सुधार करना चाहिए और मैं भी यही आशा करता हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।